नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है उसके क्या कारण हैं। परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है ये सवाल। वैसे भी जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। मुख्य परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल उठते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो पहले तो हमें ये जानना है कि भाई राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद से मतलब है कि एक देश के जो लोग हैं उनका अपने देश के प्रति प्रेम होना, अपने देश से लगाव होना या अपने देश के लिए मर मिटने का भाव होना, न्योछावर का जो भाव है, जब वो हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई वहाँ राष्ट्रवाद का विकास हो गया। यानी कि राष्ट्रवाद कोई छू कर देखी जाने वाली चीज़ नहीं है कि देखो ये राष्ट्रवाद है कोई ऐसे। राष्ट्रवाद एक भाव है, एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है और वो विशेष समय पर दिखती है। जब देश संकट में होता है तब वो आपको अधिक दिखेगी। लेकिन अगर देश में कुछ खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है अंदर से कि आप दुखी हैं या अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या कुछ आप ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे देश को उस मुश्किल हालात से निकाला जा सके। तो आप ये मानिए कि भाई आप में राष्ट्रवाद की भावना है। या जैसे क्रिकेट का मैच होता है, भारत की जो क्रिकेट टीम है वो पराजित हो जाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, जीत जाती है तो आप बहुत खुश होते हैं। यही बात सेना के बारे में या आम जीवन में है। लेकिन आमतौर पर राष्ट्रवाद को एक ऐसे प्रयोग के तौर पर दिखाया जाता है कि या तो भाई आप सेना के पराक्रम से जोड़ देते हैं या फिर मतलब मैचों से, खेलों से। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये राष्ट्रवाद का एक छोटा पहलू है। दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, बातें हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि भाई आप राष्ट्रवादी हैं। अभी चिकित्सक हैं, कोरोना संकट में वो अपनी जान पर खेलकर मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भी, सफाई कर्मी भी, तो ये सब लोग हैं, ये अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब बात हैं, ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती हैं। जब ये होता है तो हम कहते हैं कि भाई भारत में या किसी भी देश में राष्ट्रवाद का विकास हो गया। अच्छा, जो राष्ट्रवाद है वो कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके में आ जाता है, धीरे धीरे विकास होता है। और आज भी हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी भी ये शेष है। अगर भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया पूरी हो गई होती या राष्ट्रवाद अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गया होता तो भारत में बहुत से अभी भी अलगाववादी आंदोलन हैं, कुछ का समाधान हो गया है। अभी भी इसी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों के लिए जासूसी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, जेलों में भी पड़े हैं। इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश का नमक खाया है, लेकिन उनमें वो भाव नहीं है, इसीलिए वो अपने ही देश की सूचनाएं और दूसरे देशों में दे रहे हैं। और यहाँ तक कि सेना के अफसर तक किसी दौर में सम्मिलित हुए। ये केवल भारत के नहीं, दूसरे मामलों में भी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रवाद की एक प्रोसेस है। कुछ लोग नहीं भी होते हैं, भले दिखने में तो बहुत कहेंगे लेकिन अंदर से नहीं है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है राष्ट्रवाद की। अब हम जब भारत में राष्ट्रवाद के जो उदय हैं या राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़ा, उसके पीछे कौन सी प्रवृत्तियाँ उत्तरदायी रही, उन पर चर्चा करते हैं। तो उससे पहले हमें बता देते हैं कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो विकसित होने लगी थी। जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उस समय भारत में बहुत सी रियासतें थी। अंग्रेज़ों ने पहले व्यापारिक उद्देश्य से आए,
फिर धीरे धीरे उन रियासतों को कब्जाना शुरू किया और फिर बहुत सी रियासतों को मिलाकर उन्होंने ब्रिटिश प्रांत बनाए। फिर भी बहुत सी रियासतें रह गई थी जो बाद में, जो आज़ादी के बाद किसी न किसी राज्य में जुड़ी, कोई केंद्र शासित प्रदेश बनी, कई तरह की ये चीज़ें देखी गई। एक सेकंड। तो ऐसी बहुत सी जो रियासतें हैं वो बाद तक भी उनका विलय होता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय भारत में अंग्रेज आए थे या जो भी औपनिवेशिक शक्ति आई थी, तो भारत अपने आप में बिखरा हुआ था। लोगों की निष्ठा एक भारत के प्रति नहीं होकर अपनी अपनी रियासत के प्रति थी। जयपुर की रियासत के प्रति जयपुर की जनता की निष्ठा थी, जोधपुर की रियासत जोधपुर की, हैदराबाद अलग अलग, जूनागढ़। तो वहाँ मतलब एक भारत का एक राष्ट्र के रूप में जो जुड़ाव है, उन सब की जो स्थितियाँ वो नहीं थी। तो वो भारत के राष्ट्रवाद के जो उदय है उसमें बड़ी भूमिका, भले ही हम माने या ना माने, लेकिन अंग्रेज़ों का बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो हमें एक साझा दुश्मन मिल गया जिसके खिलाफ हम सब मिलकर लड़े और लड़ते लड़ते हम आपस में एक दूसरे से करीब आते चले गए। अंग्रेज़ अगर नहीं होते तो बहुत सी जो रियासतें हैं वो आज भी अपनी अलग बनी हुई होती, भारत पता नहीं कितने अलग अलग हिस्सों में बटा होता। तो उन्होंने जिस तरह से रियासतों को कब्जाया, उन पर ब्रिटिश प्रांत के रूप में, उनको अपने एक प्रांत के रूप में तब्दील किया, अपना गवर्नर बिठाया, तो वो, और जिन्होंने जिस तरह उन्होंने शोषण किया, तो उसके विरुद्ध हम एकजुट हुए। तो एक तो यहाँ ब्रिटेन भले ही हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के विकास के लिए नहीं आया था, वो अपने व्यापारिक हितों के लिए आया था, लेकिन उन्होंने जो कंडीशंस यहाँ पैदा की तो उसके विरुद्ध लोग एकजुट हुए। अलग अलग प्रांतों में आंदोलन हुए, देश भर के लोग आपस में जुड़ने लगे। तो एक तो ये वजह रही कि ब्रिटिशर्स की भारत में मौजूदगी है, उसने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। दूसरा जो एक कारण है वो है रेलवे का विकास। रेलवे का विकास भी अंग्रेज़ों ने किया तो अपने व्यापारिक हितों के लिए ही था कि भाई वो भारत में जो भीतरी हिस्सों में जो कच्चा माल होता है, जैसे कपास वगैरह जो चीज़ें थी, उनको अपने जो कल कारखाने थे, उनके ख़ास तौर पे कल कारखाने समुद्र तट के जो शहर होते थे, कोलकाता, मुंबई, सूरत, यहाँ जहाँ मतलब जहाज़ से ब्रिटेन ले जाया जा सके, यूरोप ले जाया जा सके, तो वहाँ होता था। तो वहाँ तक कच्चे माल को ले जाने के लिए या निर्मित माल की अंदरूनी हिस्सों में आपूर्ति के लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया था। लेकिन बाद में रेलवे ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी मदद की, क्योंकि लोग ट्रेनों की वजह से लोगों का आना जाना संभव हुआ, एक साथ मिलने लगे, एक दूसरे हिस्से के लोगों तक पहुंच हुई, लोगों में आपस में एक दूसरे की हालात पर बातचीत होने लगी, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी आपस में दूर दराज तक जाना आना हुआ, मिलना हुआ, जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ा लोगों का। रेलवे ने गतिशीलता बढ़ा दी, जो भारत के लोग हैं आपस में तेज़ी से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और अपने हालात पर चिंता करने लगे और उस कमज़ोर हालात से निकलने के लिए योजना बनाने लगे। तो रेलवे का एक बड़ा रोल रहा उसमें। फिर हम इसी बात को दोहराते हैं कि रेलवे का जो साइड इफ़ेक्ट था ये राष्ट्रवाद का, मुख्य उद्देश्य तो रेलवे का व्यापारिक हितों के लिए किया गया था। रेलवे के बाद है एजुकेशन का। मैकाले के समय भारत में जो एक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई वो भी व्यापारिक हितों के लिए ही शुरू किया गया था। उसे भी अंग्रेज़ों को लगता था कि वो ब्रिटेन से यहाँ जो लेके आते हैं कर्मचारी अपने जो कल कारखानों या अपने प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए, तो वो महंगे पड़ते हैं, क्यों ना यहाँ लोगों को पढ़ाया जाए, और जब ये पढ़ेंगे तो इन्हीं से ही हम अपने यहाँ जो कलरक का काम है या जो निचले पोस्ट हैं उन पे सेवा ले लेंगे, सस्ते में काम कर देंगे और उधर से हमें ब्रिटेन से लाना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने इस उद्देश्य से भारत में एजुकेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि जब लोग पढ़ने लिखने लगे तो अखबार भी पढ़ने लगे, किताबें भी पढ़ने लगे, और
वो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी छापने लगे और वो दूर रेलवे के ज़रिए या लोगों तक दूर दूर तक उनको पहुंचाने भी लगे। तो कुल मिला के उनमें एकजुटता का भाव हुआ और जो अपनी कमज़ोर हालात है उसके प्रति एक जागरूकता आई और आपस में वो नज़दीक आए एजुकेशन के ज़रिए। दूसरा, उन्होंने ये भी एजुकेशन से पाया कि भाई ब्रिटेन में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, खुद के देश में तो कानून का शासन है, लोकतंत्र है, जनता को अपनी बात कहने का हक है, सब बातें बहुत अच्छी हैं। इसीलिए तो जैसे दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत में जो ब्रिटिश रूल नहीं है, ब्रिटिश रूल तो वो है जो ब्रिटेन में चल रहा है, भारत में तो जो रूल है वो अन ब्रिटिश रूल है, यानी कि ब्रिटेन का जो अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं, अच्छी बातें हैं, वो भारत में लागू नहीं है। भारत में तो ये एक तानाशाही या गैर लोकतांत्रिक रूप है, लेकिन ब्रिटेन की खुद की जो खूबसूरत शासन व्यवस्था है जो जनता को अधिकार देती है, वो व्यवस्था तो ब्रिटेन में लागू है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जाना, ये भी जाना कि भाई कोई ब्रिटेन अजय नहीं है, उन्होंने उसका इतिहास भी जाना, दुनिया में अलग अलग देशों में जो क्रांतियाँ हुई थी उन क्रांतियों को भी जाना कि कैसे मतलब बड़ी बड़ी जो तानाशाही सत्ताएं हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जनता ने उनका उन्मूलन कैसे किया। तो इन सब चीज़ों से लोगों के अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव हुआ और अन्याय और शोषण के विरुद्ध जो लड़ने की ताकत है वो पैदा हुई। तो उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान था। भले अंग्रेज़ों ने एजुकेशन अपने निहित स्वार्थों के लिए की थी, व्यापारिक हितों के लिए की थी। फिर जो समाज सुधारक हैं उनका भी अपना एक योगदान था। भारत में जितने भी समाज सुधारक हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और भीमराव अंबेडकर जी हैं, ऐसे कई जो सोशल रिफॉर्मर हैं, रामास्वामी पेरियार, ये जो समाज सुधारक हैं इनका भी अपना बड़ा योगदान था। इन्होंने अपने जो भारत है इसमें लोग हैं उनके साथ बहुत सी सामाजिक बुराइयां जुड़ी हुई थी, जैसे नशाखोरी की थी, बाल विवाह की, सती प्रथा की, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, उन्हें एजुकेशन तक उनकी पहुंच ना की जाए, सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका को रोका गया, या जो जातिवाद की प्रवृत्ति थी, छुआछूत थी। तो इन सब ने ये चीज़ें बताया कि भाई आप तो मतलब इतने जब आप बटे हुए हो तब आप कैसे औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे। समाज में पहले तो सभी लोगों को एक स्वतंत्र जीवन तो मिले, पहले तो आप ही की अंग्रेज़ों ने तो आपके बंधन बाद में डाले हैं, आप तो सदियों से अपने ही बनाए बंधनों में बंधे हो। वो बंधन जाति का है, वो बंधन लैंगिकता का है। तो आप किसी का बाल विवाह कर दे रहे हो तो उनको वो जबकि उनमें होश हवास आया भी नहीं है, वो अपना कैरियर निर्माण कर सकते थे, उसके बाद ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपने सती प्रथा लागू कर दी, किसी महिला को, जिंदा महिला को चिता में धकेल दे रहे हो, ये कितनी बर्बरता है। तो राजा राम मोहन राय ने उसके खिलाफ काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फिर विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया। दयानंद सरस्वती ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, एक महिला का पढ़ा लिखा होने का मतलब है 2 परिवारों का जीवन संवरता है। तो उन्होंने कितने ही जो आर्य समाज की महिला विद्यापीठ हैं उनका विकास किया। तो ये जो समाज सुधारक थे, इन्होंने जो भारत के भीतर की जो बुराइयां थी उनसे ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया और लोगों को आपस में करीब आने दिया, उनमें बंधनों को तोड़ा। वो बंधन नशाखोरी का हो सकता है, वो बंधन जाति का हो सकता है, वो बंधन लैंगिकता का हो सकता है। तो इन बंधनों को तोड़ा और लोगों को आपस में एकजुट होने के लिए जो परिस्थितियां तैयार की, उनका माइंडसेट चेंज किया और कुछ हद तक कामयाब भी रहे। तो इनका बड़ा योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में, समाज सुधारकों का। फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी जो स्थापना है 1985 में हुई थी, इस संगठन का भी अपना एक बड़ा रोल रहा है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में। अगर वैसे तो बहुत सी संस्थाएं बनी हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, लेकिन इस संस्था का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि भाई ये
पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 के बाद, तो इसी के इर्द गिर्द सिमटता रहा। इसी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन रहा हो या जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये और भी जैसे होम रूल लीग है, छोटे मोटे बीच में जैसे आंदोलन चलते रहे हैं। तो इसकी सालाना मीटिंग होती थी, इसमें ये मुद्दे तय किए जाते थे कि हमें कौन कौन से सुधार हमें करवाने हैं, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाकर हमारे क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इस संस्था ने अपने तरीके से जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका विकास किया, और इसकी सबसे बड़ी बात ये रही कांग्रेस की कि इन्होंने एक जो लीडरशिप तैयार की, एक ऐसी लीडरशिप तैयार की कि वो जब भी अंग्रेज़ भारत को छोड़कर जाएं तो वो सत्ता को संभाल सकें, वो इतने परिपक्व हों, वो इस देश को इतना जान जाएं, इस देश की समस्याओं से इतना परिचित हो जाएं, और लोगों के अंदर उनके जो नेतृत्व को इतनी स्वीकार्यता मिल जाए कि जब अंग्रेज़ भारत से जाएं तो वो बड़ी सहजता से यहाँ की शासन व्यवस्था को संभाल सकें और उसे आगे बढ़ा सकें देश को। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। ये उसके जो मंच के ऊपर इस तरह की जो लीडरशिप को उपजने का अवसर मिला, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ऐसे बहुत से जो लीडर हैं, बाबू जगजीवन राम तो थोड़ा खैर लेट आए हैं, लेकिन ऐसी शुरुआती लीडरशिप रही है जिन्होंने देश को आज़ादी के बाद संभाला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। और आपने देखा भी होगा कि भाई 1945 के बाद ऐसी सिचुएशन आई बहुत से देशों में कि जहां राष्ट्रीय आंदोलन चला ही नहीं, लेकिन औपनिवेशिक शक्तियों को वहां से हटना पड़ा। लेकिन फिर चिंता ये हुई कि यहाँ तो कोई ऐसी लीडरशिप ही नहीं है जो ये औपनिवेशिक शक्तियों को जाने के बाद अपने देश को संभाल ले। तो तब फिर उनके लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अलग अंग बनाया गया था, न्यास परिषद, जिसका काम यही था कि इसके तहत जिन देशों में अभी राजनीतिक संस्कृति डेवलप नहीं हुई है, लीडरशिप डेवलप नहीं हुई है, जिनमें अभी अपनी जो राज व्यवस्था की जो बुनियादी समझ पैदा नहीं हुई, न जनता में है न वहाँ कोई इस तरह की जो नेतृत्व में है, तो इन कंडीशंस के लिए जिन देशों ने दुनिया में अच्छी स्थिति थी, जिनकी जो राजनीतिक प्रणाली है वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी, उन देशों को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई वो इन देशों को साथ लेकर अपनी गोद लेंगे एक तरह से, और जब ये सही हो जाएं, यानी कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के काबिल हो जाएं, तब वो इनको छोड़ेंगे। तभी कहते हैं कि 1994 में जो एक पलाऊ देश है, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, ये न्यास परिषद में अंतिम देश था, और जब वो भी अपनी व्यवस्था संभालने के लिए काबिल हो गए तो आज न्यास परिषद का कोई काम नहीं रह गया है। तो ये, लेकिन भारत में कांग्रेस की ये बड़ी देन रही कि उसने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक लीडरशिप खड़ी की जिसने तुरंत देश को संभाल लिया। और जब राष्ट्रीय आंदोलन के साथ गांधी जुड़े, तब ये जो कांग्रेस के साथ गांधी जुड़े, तब राष्ट्रीय आंदोलन है वो और अधिक मजबूत हुआ, और उन्होंने अपनी जो निचले लेवल तक जनता को जोड़ा। क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसका विस्तार ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में था, ग्रामीण लोग इससे नहीं जुड़ पा रहे थे। गांधी जी ने इनकी सदस्यता शुल्क भी कम किया, इसकी जो सदस्यता की जो शर्तें थी उनका भी सरलीकरण किया, और इसे गांवों तक विस्तृत किया, और इसे काफ़ी व्यापक आधार गांधी के द्वारा इसे दिया गया, और फिर बहुत से जो आंदोलन हैं वो गांधी के नेतृत्व में हुए। तो ये जो सब मोटे मोटे कारक हैं जिन्होंने भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके विकास में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ जो अपने सिलेबस से जुड़ा होगा उपस्थित होंगे।